बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। हम कर रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। आज हमने करना है लेसन नंबर 28 एंड 29। हम दोनों करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ईगल्स का मॉडल और उसके बाद लास्ट पे हमने देखा था थोड़ा सा कॉन्शियसनेस और वर्किंग मेमोरी कैसे रिलेट करती है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी लेक्चर में है, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है एटकिंसन एंड शिफन मॉडल। ये हम पीछे भी कर चुके हैं। एटकिंसन एंड शिफन मॉडल को बिफोर स्टडीइंग लॉन्ग टर्म मेमोरी द ओवरव्यू ऑफ एटकिंसन एंड शिफन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो नीचे इन्होंने इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ने के बजाय मैं आपको ये जो ऊपर इन्होंने दी हुई है डायग्राम, इधर से समझाने लगी हूँ कि सबसे पहले क्या होता है इन्वायरमेंटल इनपुट, यानी कि इन्वायरमेंट में कुछ होता है जो हम अपनी सेंसरी मेमोरी के थ्रू से कैप्चर करते हैं। अब सेंसरी रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले विजुअल, या तो हम कोई चीज़ देखते हैं, या फिर ऑडिटरी हम सुनते हैं। हैप्टिक, ऑडिटरी में इन्होंने हैप्टिक लिखा हुआ है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हम जस्ट समझाने के लिए बात करें कि एटकिंसन एंड शिफन मॉडल था क्या। वो चीज़ें जो हैं वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती हैं, उधर से फिर कंट्रोल प्रोसेस होता है। कंट्रोल प्रोसेस में क्या 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 चीज़ें होती है? रिहर्सल्स, कोडिंग, डिसीजंस, रिट्राइवल स्ट्रेटजीज, और इधर से हम ये चीज़ें फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। और अगर हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं, जो कि एक टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी भी होती है, और अगर हम अटेंशन के थ्रू सेंसरी मेमोरी में अगर हम अटेंशन से चीज़ों को देखें, सुने, तो वो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाती हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई सामने से गाड़ी आ रही है, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी मेमोरी के थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, और फिर हम जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, साइड हो जाएंगे, और ये सब होता है सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। रिस्पॉन्स आउटपुट, यानी कि हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंट में ही। देन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी चीज़ें हम उन पर एक्स्ट्रा अटेंशन, उन पर रिहर्सल्स, कोडिंग के थ्रू उनको याद रखने की स्ट्रेटजीज अप्लाई करें उस चीज़ पर, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जो कि होता है परमानेंट स्टोर हाउस। तो आपको समझ आएगा कि जो नीचे इन्होंने इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, इधर ये चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, एक दफ़ा वो पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? अ मेमोरी दैट लास्ट मोर देन 20 सेकेंड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये बेसिक डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। So if we can recall something after 20 second, it is in your long term memory. Different things of different people. अब ये भी नहीं है कि बहुत से लोगों के लिए चीज़ें जो याद रखना होती है, उनके लिए ये जो टाइम इंटरवल है ये ज़्यादा और कम भी हो सकता है। मेमोरी फॉर स्टूडेंट इज अबाउट स्टडीज, मेमोरी फॉर ओल्डर पीपल इज अबाउट फाइंडिंग कीज। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डिफरेंट मेमोरीज क्या होती हैं, बेसिकली मेमोरी क्या होती है। अब स्टूडेंट के लिए तो यही होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं हम उसे याद रखें, ताकि एग्जाम्स में हमें वो चीज़ें रिमेंबर करने में आसानी हो। सो देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन वी हैव अबाउट मेमोरी। डिफरेंट काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज कौन कौन सी होती हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक वर्सेस प्रोसीजरल मेमोरी। ये जो चीज़ें हैं यहाँ ये थोड़ी सी समझने वाली हैं। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है और प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो देख लें, उसके बाद मैं आपको इनकी शॉर्ट सी डेफिनेशन बताती हूँ कि एपिसोडिक और प्रोसीजरल होते क्या हैं। अमेनेसिया पेशेंट फॉरगेट देयर नेम बट डोंट फॉरगेट हाउ टू ब्रश देयर टीथ। अमेनेसिया पेशेंट वो होते हैं जो चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब उन्हें छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, जैसे कि लोगों का नाम, उनके प्लेस, वो कहाँ पे रहते हैं, वो अक्सर ये भी भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें उनके साथ बचपन से चल रही हैं, उन्होंने हद से ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, जैसे कि ब्रशिंग टीथ, उसके अलावा टॉयलेट का यूज़, और उसके अलावा सोना कैसे है, वो सब चीज़ें उनको याद रहती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले एपिसोडिक और प्रोसीजरल मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी में होता क्या है कि आप किसी स्पेसिफिक इवेंट को याद रखना, जैसे कि आपकी एक बचपन में बर्थडे हुई थी, तो आप वो वाली अपनी लाइफ की वो एपिसोड आपके माइंड में फिक्स हो जाती है कि अच्छा वो मुझे याद है, बाकी मुझे कोई बर्थडे नहीं याद, लेकिन उस बर्थडे पे ये स्पेशल हुआ था, तो इसलिए वो आपको याद हो जाती है। ये होती है एपिसोडिक मेमोरी, जिसमें आप स्पेसिफिक इवेंट या सिचुएशन को याद रख सकते हैं। देन आता है प्रोसीजरल मेमोरी। क्या होती है? प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है कि इन्वॉल्विंग आप जो एक्शन, आप जो स्किल्स आपने सीखी हुई होती है ना, वो आपको याद रहती हैं। उनको याद रखने के लिए प्रोसीजरल मेमोरी यूज होती है। जैसे कि अगर आपने कभी एक दफ़ा साइकिल सीख लिया तो वो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में चली जाती है, वो आपकी स्किल है, आपने वो सीख ली है।
तो ये होती है प्रोसीजरल मेमोरी। देन आगे चलते हैं सिमेंटिक वर्सेस सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी सबसे पहले देख लेते हैं, ये आसान है क्योंकि सेंसरी मेमोरी तो आपको पता है सेंसरी मेमोरी क्या होती है, जो हमारी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, वो सारी चीज़ें सेंसरी मेमोरी के थ्रू सेंसरी मेमोरी में होती है। जैसे कि स्मेल, किसी चीज़ की स्मेल, रोज़ की स्मेल, अगर एक दफ़ा आपको पता चल गया कि अच्छा ये स्मेल रोज़ की होती है, तो आप कहीं भी वो स्मेल जब करेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा ये जो है ये उसकी स्मेल है, रोज़ की स्मेल है। देन आ गया सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी में क्या होता है कि आपने वो चीज़ें याद रखनी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स और नॉलेज के बारे में। यानी कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जब अलजबरा याद रखते हैं, एक दफ़ा जो अलजबरा होता है वो प्रैक्टिस करने से आता है अलजबरा, और जो ग्रामर की आपको बचपन में सिखाए जाते थे ना कि ये ग्रामर के रूल्स हैं, जब वो जो चीज़ें उनको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा माइंड पे देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, तब वो चीज़ें आपको सही से याद होती हैं। ये होती है सीमेंटिक मेमोरी। देन नेक्स्ट आ गया इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये क्या होती है? Things you learn on purpose as opposed to things you learn anyway, like teacher shouting. आपको मैं आसान वर्डिंग में बता देती हूँ कि इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है कि आपको उसे याद करने के लिए नहीं करना पड़ता, जोर नहीं देना पड़ता माइंड पर, जबकि एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है वो कॉन्शियस रिट्राइवल होते हैं, आपको उसे याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ता है। इम्प्लिसिट मेमोरी में मैं आपको देती हूँ इम्प्लिसिट मेमोरी में एक देती हूँ एग्जांपल। जैसे कि इम्प्लिसिट में लर्न स्किल्स, जैसे कि आपने कोई स्किल याद है आपको या आपने सीखी है, जैसे टाइपिंग। जो टाइपिंग है, जो एक दफ़ा अगर आपको आ गई टाइपिंग तो आप फिर वो भूलेंगे नहीं। आप जैसे कीबोर्ड पे बैठे हो, आपके हाथ खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कॉन्शियसली उसे याद नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा वो की कहाँ है और ए की कहाँ है, बी वाली जो की है वो कहाँ है। वो आपके साथ स्किल, वो आपकी स्किल है और आपने एक दफ़ा सीख लिया तो आपके साथ ही चलता रहता है। उसके अलावा इसमें आता है प्रीमायरिंग, जैसा कि प्रीमायरिंग भी इसी में आता है। प्रीमायरिंग क्या होता है वो अगले लेक्चर में है। आई थॉट कि प्रीमायरिंग में होता है कि आपको डिफरेंट वर्ड्स दे दी जाते हैं और आपने अपनी सोच के मुताबिक उसको गेस करना होता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। आगे जब आएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक्सप्लिसिट मेमोरी में मैंने बता दिया ये कॉन्शियस रिट्राइवल होता है, मतलब आपको उसे याद करने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव इवेंट्स या फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी की बर्थडे आप भूल गए हैं तो आप थोड़ा सा माइंड पे जोर देंगे तो आपको याद आ जाएगी अच्छा इसकी इस दिन बर्थडे है। उसके अलावा फैक्ट्स और नॉलेज के अबाउट, जैसे जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली याद करने की ज़रूरत होती है। और इसमें आप एपिसोडिक मेमोरी भी, जो एपिसोडिक मेमोरी है वो भी एक्सप्लिसिट मेमोरी में आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने पर्सनल इवेंट्स और एक्सपीरियंस को याद करना होता है। होप सो आपको समझ आ रही हो जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे व्हाट डू वी स्टडी, ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये जैसे इन्होंने अगले लेक्चर में भी लिखा हुआ है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं 29 एटकिंसन एंड शिफन मॉडल। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी यही पढ़ा था कि एटकिंसन और शिफन मॉडल का होता है। पहले इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन आती है जो सेंसरी मेमोरी में जाती है, और अगर हम सेंसरी मेमोरी पे अटेंशन देते हैं, अटेंशन के थ्रू उन चीज़ों को देखते हैं, देन वो सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पे कंट्रोल प्रोसेस करें, जैसे कि रिहर्सल्स, कोडिंग, डिसीजंस लें उस पर, तो वो सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। ये पढ़ लेते हैं। दिस मॉडल इज एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस ऑफ मेमोरी इन शॉर्ट, हाउ द इंफॉर्मेशन गोज इन द सेंसरी रजिस्टर, देन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इज परमानेंट स्टोर इन्फॉर्मेशन। आगे हम चलते हैं व्हाट डू वी स्टडी, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। दीज ऑल आर द ब्रीफ कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। पिछले जो जितने लेक्चर्स थे उनमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बात की थी, अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बात करने वाले हैं। ट्रांसफर फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, देन रिट्राइवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी बैक इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, फिर जब हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से चीज़ें निकाल कर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं और फिर उधर से रिस्पॉन्स करते हैं। रिकॉल वर्सेस रिकॉग्निशन, एप्लीकेशन, स्टडिंग एंड टेस्टिंग, रोल ऑफ रूट लर्निंग, आई विटनेस टेस्टिमनी, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। साइकोलॉजिस्ट डोंट एक्सपेरिमेंट टू जनरेट मॉडल्स एंड रिफाइन मॉडल्स। एक्सपेरिमेंट कौन कौन से? एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एडरसन in 1976 to illustrate how speed of retrieval varies with practice। यहाँ पे वो क्या था, जो एडरसन था उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि आपको जैसे 2 सेंटेंस दिए देते हैं कि आपने इनको जल्दी जल्दी याद करना है, तो उसके बाद जो स्पीड के साथ लर्न करने के क्या इफेक्ट्स होते हैं लर्निंग पे। सब्जेक्ट ड्रिल्ड ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल दे नो बाय हार्ट।
सब्जेक्ट को कहा गया था कि आप इन्हें पढ़ते जाए जब तक आपको ये बिल्कुल याद ना हो जाए. हैविंग दीज टू सेंटेंस द सब्जेक्ट वाज टेस्टेड ऑन दिस सेंटेंस एंड आस्क्ड वेदर ईच वाज अमंग द सेंटेंस दैट हैड स्टडीज द सेलर इज इन द पार्क, द सेलर इज इन द चर्च. क्योंकि वो उसकी जुबान पे चढ़ जाता है और वो ऐसे मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाता है. सब्जेक्ट न्यू द मटेरियल इनफ टू बी करेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. एक्सपेरिमेंटर वाज इंटरेस्टेड ओनली इन द स्पीड विद विच दे मेड देयर करेक्ट रिकॉग्निशन जजमेंट. यानी कि सब्जेक्ट को लग रहा था कि वो सही पढ़ रहा है, हालांकि वो ये जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा द सेलर इज इन द पार्क नहीं तो था, लेकिन द लॉयर इज इन द चर्च था. जबकि वो जब बाय हार्ट जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, हर दफ़ा मैं ठीक ही पढ़ रहा हूँ, तो वो ऐसे मिक्सअप कर जाता है. आगे हम चलते हैं. अगला कौन सा है, सॉरी ये ऊपर चली गई थी मैं. आगे आ गया रिजल्ट. डिफाइनिंग वर्ड शॉर्ट डिलेड, लॉन्ग डिलेड. यानी कि डिले क्या होता है कि हम जब लर्निंग बाय हार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम कितना डिले लेते हैं. लेस स्टडी, शॉर्ट डिले 111 और लॉन्ग डिले 153. मोर स्टडी जब हम ज्यादा पढ़ते हैं 110. यहाँ पे इधर इन्होंने फाइंडिंग्स लिखी हुई है. द टाइम स्पैन ऑफ लेस स्टडी इज 0.42 एंड मोर स्टडी इज 0.28. इन लेस स्टडी एंड शॉर्ट डिलेड कंडीशन सब्जेक्ट वाज फास्टेस्ट, and in more study condition with short delayed condition the rate was same, but in long delayed condition and less study condition the reaction time is 1.53. डिले मेड डिफरेंस एंड मोर स्टडी आल्सो मेड डिफरेंस. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जब हम कोई भी चीज़ याद करें तो उसमें अगर हम थोड़ा सा डिले करें और थोड़ा पढ़ लें लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप देके पढ़ें तो वो चीज़ें कैसे याद रहती हैं, जबकि अगर हम ज़्यादा पढ़ें और शॉर्ट डिलेड करें और लॉन्ग डिलेड करें तो उनसे क्या इफेक्ट होता है. द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी वाज वीकर मेमोरीज टेक लॉन्गर टाइम टू रीएक्टिवेट. यानी कि जिनकी वीक मेमोरी होती है उनको रीएक्टिवेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है. इफ़ वी वांट टू रिमेंबर अ थिंग वी हैव टू स्टडी इट मोर. अगर हमारी वीक मेमोरी है और हमने एक चीज़ को याद करना है तो हमें चाहिए कि हम उसे बार बार पढ़ें ताकि वो हमें बाय हार्ट याद हो जाए. स्प्रेड ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है. Perlmutter and Anderson conducted an experiment that is unpublished and cited in a book of cognitive psychology. ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश नहीं हुआ था. इन दैट एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट वर प्रेजेंटेड विद अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड आस्क्ड टू इग्नोरेट एसोसिएट दैट बिगिन विद अ स्पेसिफिक लेटर. दे हैड टू कंडीशन. दो कंडीशन क्या थी, एक थी प्राइमिंग में कह रही थी पीछे, प्राइमिंग थी और एक होती है कंट्रोल. In priming condition there is a pair of letter and word but these letter and words are associated like उन्हें ऐसे देखिए dog/C. अब आपको गेस करना था कि C क्या होगा. हमें पता है, आपने बचपन से पढ़ा है D for dog और C for cat एंड बोन और M. अब बोन के साथ M क्यों लिखा हुआ है तो रिलेटेड चीज़ होगी, इसलिए हम मीट लिख सकते हैं कि गोश्त बोन से रिलेटेड ही है थोड़ा. इन कंट्रोल कंडीशन द वर्ड्स एंड लेटर आर अनरिलेटेड, जबकि कंट्रोल कंडीशन में वो अनरिलेटेड थे. द रिएक्शन टाइम ऑफ प्राइमरी कंडीशन इज 1.41 सेकंड एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ कंट्रोल कंडीशन इज 1.53 सेकंड. जब उनको बता दिया गया था कि एक प्राइमिंग है जिसमें वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं. अब यहाँ पे देखिए डॉग और उसके साथ लिंक C फॉर चेज कैट, डॉग चेज कैट एंड देन इन जो ईट है, ईट जो है वो दोनों के साथ लिंक किया हुआ है. अब डॉग ईट मीट भी हो सकता है और देन बोन इज अ पार्ट ऑफ मीट. ये सारी चीज़ें होती हैं प्राइमिंग में, दैट जब हम चीज़ें रिलेट करके पढ़े होते हैं. दी नेटवर्क मॉडल इज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस इन बोथ कंडीशन थ्रू द वर्ड ईट. बोथ dog and bone is linked. There is a relationship between these words. The result showed that priming condition is easily recalled. जब प्राइमिंग की हमें बता दी जाता है कि चीज़ें लिंक्ड हैं और आप गैस करें तो उधर हमें रिट्राइव करने में यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में कम वक्त लगता है. Therefore, the activating the network structure to answer the first associated should help activate the structure needed to answer the second. This experiment showed activation spread through long-term memory from active portion to that portion of the memory, and this spread takes time. आगे आ गया एसोसिएटिव प्राइमिंग क्या होती है. एसोसिएटिव प्राइमिंग मेयर एंड सचवेंडल परफॉर्म्ड अ क्लासिक demonstration of associative priming. They had subject judge whether or not pair of items were word, positive pairs and negative pairs. अब unrelated pair क्या था, नर्स और बटर. अब बटर का नर्स से क्या तल्लक है, जबकि ब्रेड और बटर का एक दूसरे से तल्लक है. नॉन वर्ड फर्स्ट, प्लेम एंड वाइन. नॉन वर्ड सेकंड, बहुत नॉन वर्ड. जी हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या कह रहे हैं. इफ ईदर आइटम इन अ पेयर वाज अ नॉन वर्ड, यानी कि नॉन वर्ड क्या है, ये तो वर्ड है ना, प्लेम एंड वाइन. 1087 इज नॉट अ वर्ड, ये डिजिट्स हैं. सब्जेक्ट वर टू रिस्पॉन्ड नो वेयर द टॉप आइटम वाज अ नॉन वर्ड. सब्जेक्ट वर फास्टर टू रिजेक्ट द पेयर देन व्हेन ओनली द सेकंड आइटम वाज अ नॉन वर्ड. वेयर द टॉप आइटम वाज नॉट अ वर्ड, सब्जेक्ट डिडंट हैव टू जज द सेकंड आइटम एंड सो कॉल्ड रिस्पॉन्ड सूनर. सब्जेक्ट वर फास्टर इन बोथ नॉन वर्ड कंडीशन, सब्जेक्ट वर फास्टर इन
in the non-word first condition than in the non-word second condition. In positive pair subjects were much faster in related pair than in non-related pair. यहाँ पे वो बात करें कि जब रिलेटेड चीज़ें होती हैं और नॉन रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो जो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमने बेसिकली चीज़ों को निकालना होता है. तो जो हमने चीज़ें सीखी हैं अगर हमें पता हो कि ये जो हमने जो हमारा जो गेस है वो रिलेटेड चीज़ के अबाउट है तो उसे रिकॉल करने में आसानी होती है. देन अगर इम्प्लीकेशन यानी इस जो एक्सपेरिमेंट है इसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ हो सकती हैं. द रिजल्ट इंडिकेट दैट बिकॉज सब्जेक्ट जज द फर्स्ट आइटम टू बी अ वर्ड, एक्टिवेशन स्प्रेड फ्रॉम द वर्ड एंड primed information about the second associatively related item. Judgment take place in the working memory. The representation of the word has to be active in a short-term memory. We can read related material faster than non-related incoherent material where word might be presented randomly. यानी कि हम रिलेटेड मटेरियल को जल्दी याद कर सकते हैं एज विद रिस्पेक्ट टू नॉन रिलेटेड इनकोहेरेंट मटेरियल, यानी कि जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो. द इम्प्लीकेशन इज दैट द एसोसिएटिव स्प्रेडिंग ऑफ एक्टिवेशन थ्रू मेमोरी कैन फैसिलिटेट द रेट एट विच वर्ड आर रीड. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि कॉग्निटिव का तो मेरा पेपर नहीं हुआ, मैंने भी इस दफ़ा पेपर देना है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी में मेरा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मुझे एक खुद से लिखना था कि उन्होंने एक मुझे स्टेटमेंट दे दी गई थी जिस तरह ये लिखा हुआ है, वी कैन रीड रिलेटेड मटेरियल फास्ट देन नॉन रिलेटेड इनकोहेरेंट मटेरियल, और हमें गेस करना, हमें उसके बारे में एक एग्जांपल देनी थी, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि जो आजकल की सोसाइटी में होती हैं. मेरे तो सोशल साइकोलॉजी का था तो वहाँ पे सोशल साइकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन था और मुझे उससे रिलेट करके रियल लाइफ एग्जांपल देनी थी. तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में. आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरह बन के आते हैं कि आपको एक कंडीशन दे दी जाती है और उस पर कहा जाता है कि आप इस पे रियल लाइफ एग्जांपल लिखो या फिर कोई ऐसी एग्जांपल लिखो जो कि एक्सपेरिमेंट हो चुका था या इस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था आप उसके बारे में लिख सकते हो. इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि वो सारे एक दफ़ा रीड कर लूँ और उनकी फाइंडिंग्स देख लूँ ताकि थोड़ा सा माइंड में रह जाए कि एक एक्सपेरिमेंट में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने किया क्या था. आगे चलते हैं मोर प्राइमिंग पे. Radcliffe and Macon report a rather different priming demonstrate of spreading activation. They had subject commit to memory sentence such as the doctor hated the book. Subject had to decide whether the noun book was in the studied sentence. Sometimes a prime word which such as doctor was represented just before book. Radcliffe and Macon varied delayed between prime and target from 50 to 30 meter second. All of these intervals were too short for subject to develop and conscious expectation. The decrease in the reaction time reflect the growth in the level of activation. यानी कि हम कितना एक्टिवली किसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हैं वो देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. एक्टिवेशन के लिए अब इन्होंने यहाँ पे वो उस एक्सपेरिमेंट का जो उन्होंने रेडक्लिफ एंड मकोन ने किया था उसके ये इन्होंने फाइंडिंग्स बताई हुई हैं. इम्प्लीकेशंस पे जाते हैं. The implication of the experiment was there is a strong effect of priming in the long term memory, that is strength of coding. यानी कि प्राइमिंग के बहुत ज़्यादा गहरे इफेक्ट होते हैं जब हम, जैसे कि ये भी थोड़ा उसी तरह है जिस तरह हम कोडिंग के जरिए वर्ड्स याद रखते हैं, इसी तरह लिंकिंग वर्ड को प्राइमिंग में बेसिकली लिंकिंग वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए होते हैं. एक्टिवेशन स्प्रेड क्विकली अप टू 200 ms after which it slow down. For recognition information must first be activated and then inspected. Activation must spread to info in long-term memory to be brought into a short-term memory. This takes time 200 meter second. We see the short-term memory and long-term memory are interacting. Short-term has less strategy at one time. It has 7 things. या भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं जो 7 वाला मॉडल था कि शॉर्ट-टर्म मेमोरी में हम एट अ टाइम 7 चीज़ें याद रख सकते हैं. लॉन्ग-टर्म मेमोरी कीप इन्फॉर्मेशन ऑल थिंग्स. इट हैज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी फॉर कीपिंग इन्फॉर्मेशन. अनदर प्रॉब्लम इन शॉर्ट-टर्म मेमोरी इज एट इट हैज़ ओनली 20 सेकंड ड्यूरेशन ऑफ अ स्टोरेज बट लॉन्ग-टर्म मेमोरी हैज़ परमानेंट स्टोरेज. अब अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये अब क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ आ सकती है जब आपको बोला जाए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस है, या फिर आप कैसे डिफर कर सकती हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है. तो इनमें ये 2 चीज़ें तो पक्का लिखी जा सकती हैं कि एक तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसका लेस स्टोरेज होता है, उसमें हम एट अ टाइम 7 थिंग्स या 7
वाला जो मॉडल था जो हमने पीछे पढ़ा भी है, 7 चीजें याद रख सकते हैं, जबकि जो दूसरा है वो इनका टाइम इंटरवल है। फॉर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज इन अ टास्क एज अ रिकॉग्निशन जजमेंट इट मस्ट फर्स्ट बी एक्टिवेटेड एंड देन इंस्पेक्टेड। व्हेन इन्फॉर्मेशन इज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी बट नॉट करंटली इन वर्किंग मेमोरी, एक्टिवेशन मस्ट स्प्रेड टू इट which takes some amount of time. So we saw that McMahon and Radcliffe study once activated in the time of inspect of information will depend on its level of activation as well as was illustrated in the Sternberg experiment. अच्छा, होप सो आपको समझ आ गई हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी लेकिन मैंने इसमें 2 लेक्चर कवर की हैं, लेक्चर 28 और 29। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।